अपने मंथन यूट्यूब चैनल से आप तमाम देशवासियों को होली की अग्रिम शुभकामना देते हैं और साथ साथ बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक खास मुलाकात में। और खास मुलाकात में आज जिनके साथ हम मिलने जा रहे हैं, आप हैं कुंदन कुमार, जो अभी अभी डीआरडीओ के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए हैं। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई, हमारा बधाई स्वीकार करें आप। कुंदन, हम अपने सुनने वालों को जो हमें देख रहे हैं उनको ये बताना अगर चाहते हैं डीआरडीओ का, ये डीआरडीओ क्या होता है? डीआरडीओ का एक फुल फॉर्म आप पहले हमारे श्रोताओं को बताएं। इसका तो फुल फॉर्म अगर देखा है तो ये होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी वो काम करते हैं रिसर्च के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में रिसर्च करने का और विकास करने का, यानी अनुसंधान भी और विकास भी। सुरक्षा के क्षेत्र में, तो सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास करने के लिए जो इकाई है इसे हम डीआरडीओ कहते हैं। भारत की जो संस्था, काफी सम्मानित संस्था, सुनते हैं कलाम जी जिसकी शोभा बढ़ा चुके हैं और आप उस क्षेत्र में चेयरमैन रह चुके हैं और आप वहां जा रही है। बड़ा सौभाग्य का विषय हम सबों के लिए कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। शुभकामनाएं हमारी कि आप इंटरव्यू के बाद वहां पर डीआरडीओ की सेवा करें। क्या क्या प्रक्रिया है जिससे अगर एक विद्यार्थी सोच रहा हो, हमें सुन रहा हो और उसके अंदर ख्याल आ रहा हो कि हम भी डीआरडीओ में सेवा करना चाहते हैं, कैसे जाए? इसके लिए पहले तो ऐसा हुआ करता था कि प्री होता था, फिर मेंस होता था, फिर इंटरव्यू होता था। पहले अभी क्या है? अभी प्रोसेस इस बार जो नोटिफिकेशन आया था तो मैं जो क्वालिफाई किया हूँ मेंस, वो है डीआरडीओ के लिए साइंटिस्ट बी का पोस्ट है। साइंटिस्ट बी कैडर होता है BCD। जैसे इसरो अगर सिलेक्शन लेता है तो कैडर C में लेता है। अच्छा, वैसे कैडर बढ़ते चलता है। अच्छा, और इस तरीके से ये साइंटिस्ट बी का होता है जो डीआरडीओ। हाँ, डीआरडीओ। तो साइंटिस्ट बी के लिए तो इसमें फर्स्ट जो क्राइटेरिया है उसका ये है कि फॉर्म भरते वक्त आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि या तो आप IIT या NIT से बीटेक हो विद 75 या 80% मार्क्स। IIT या NIT से बीटेक हो 80% या 75%, ये क्राइटेरिया है। 80% के मार्क्स के साथ। यस, अगर आप इतना मार्क्स नहीं स्कोर किए हैं, इवन IIT कॉलेज में भी हैं, अगर आप ये 80% से कम तो आप इसके लिए योग्य ही नहीं। अच्छा, इसके योग्य नहीं। क्या बात है। तो पहला ये है। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा ऐसा है जो IIT NIT में पढ़ने का मौका नहीं मिला, फिर भी वो चाहता है कि हम इसको ज्वाइन करें जी, तो उसके लिए है कि आपको गेट क्वालिफाइड होना जरूरी है, जो कि प्रेस्टिजियस एग्जाम है। यानी आपने तो 2 डोर की चर्चा की। यस, यानी आप पहला डोर तो कह रहा है कि अगर आप IIT और NIT से 80% प्लस के साथ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपने जो ब्रांच है उसमें अगर आपने इसको गेन किया है तो आपके लिए दरवाजा खुला है। अगर ये इस दरवाजे से आप नहीं प्रवेश करते हैं तो एक दूसरा रास्ता भी है, एक दूसरा गेट का नाम है गेट एग्जाम। एक गेट ही है जो आपको पहुंचा सकता है। ये गेट क्या है, थोड़ा सा बताइएगा। ये है ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड इन इंजीनियरिंग है। अच्छा, GATE है, ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग के रास्ते से आप अगर उसको आप पास कर जाते हैं, अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी हैं तो आप एप्लीकेबल है फॉर्म भरने। अच्छा, यानी क्वालिफाइड भी हैं तो भी आप एप्लीकेबल है। यस, तो जब आप अप्लाई कर देंगे इस दोनों रास्ते से किसी भी तरीके से अगर आप अप्लाई करते हैं, मतलब इसमें फॉर्म भरना ही डिफिकल्ट है। यानी समझ गए, ये शर्तें ही भाई, इन 2 शर्तों को पूरा करना भी तो एक अपनी खास बात है। अगर आप IIT NIT से भी हैं और अगर आपने ना गेट किया है सपोज दैट, और ना ही आपके मार्क्स 80% हैं, तो आप नहीं भर सकते। तो चलिए, यानी कहने का अभिप्राय है कि करना ही टफ है। एक बार में कितने सीटों के लिए होता होगा, एक अंदाज अनुमान है आपके पास कि डीआरडीओ जब वैकेंसी निकालती होगी साइंटिस्ट के लिए? पहले तो इसरो सीट कुछ स्पष्ट है या नहीं? हाँ, सीट स्पष्ट है। मुझे तो याद नहीं, लेकिन 40 के करीब सीट होगी। 40 के करीब सीट होगी ऑल इंडिया लेवल और भारतवर्ष के तो तमाम IIT कॉलेज, NIT कॉलेज, या आपने जो कहा कि इस तरह से जाते होंगे। औसतन एक साल में इन 40 सीटों के लिए एवरेज कितने विद्यार्थी फॉर्म फिलअप करते होंगे? फॉर्म तो मतलब लाखों में करते होंगे। हाँ, ये तो हम समझ ही रहे हैं कि भारत में जब किसी भी बात की जाए
यद्यपि आपने रास्ता बहुत बताया कि थोड़ा मुश्किल आ रहा है, लेकिन इसके बाद भी बहुतों संस्था है भारत में, IIT की कई संस्थाएं हो गई, NIT के कई संस्थाएं हैं, इसके बाद भी स्टूडेंट गेट उठ के क्वालिफाइड होते हैं, तो स्टूडेंट तो है ही। मैं इसलिए एक अनुमान होता है कि लाखों में 40 का। और एक सवाल दूसरा है, अभी जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो 40 सीट के लिए है, तो लगभग इंटरव्यू में एक सीट के लिए कितने प्रतिभागी को कॉल? सबसे पहले तो जो फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें मेंस एग्जाम के लिए जो कॉल करते हैं वो एक सीट पर 25 लोग करते हैं। अच्छा, मेंस के लिए एक पर 25। फॉर्म आप कितना भरे उसे मतलब नहीं, प्री के बाद आप एक पे 25। हाँ चलिए ठीक। पहले प्री एग्जाम होता था, लेकिन अब प्री गेट के थ्रू ही कर दिया कि आप अगर गेट क्वालिफाइड है तो आप भर सकते हैं। और इसमें अगर मैं शॉर्ट लिस्ट कर लिया ये आपके लिए प्री एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, एग्जाम की जरूरत नहीं है, और शॉर्ट लिस्ट आप हो जाते हैं यही प्री, यही उसके फिर 25 को एक पे 25 का। तो उसमें मेरा 98 रैंक था, 98 रैंक पे। क्या बात है। जब वो लिस्ट निकाला था उसमें, उसके बाद जब आप एडवांस देते हैं तो एडवांस 200 मार्क्स का होता है, उसमें 80 क्वेश्चन होता है उसमें। ये आपके ब्रांच के अनुसार होते हैं या ब्रांच के अनुसार होता है? ब्रांच के अनुसार। एक पेपर में 40 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो 200 मार्क्स का यानी कि 400 मार्क्स का ये पेपर होता है मेंस। तो इससे मेंस से आप इंटरव्यू में जाने के लिए फिर कितने लोग सीटों को, लगभग एक पे कितना स्टूडेंट को कॉल किया है? 3 या 5 ऐसे होगा। 3 या 5, चलिए अब ज्यादा आपको परेशानी नहीं होना। चलिए अब यात्रा ऐसी हो कि आपका ये तो DRDO में आप जाए, शुभकामना है हमारी कि आप एक वैज्ञानिक के रूप में सेवा करें, उस संस्थान में सेवा करें जिसके सितारे कई ऐसे हैं जो विज्ञान की दुनिया को ऐसे ऐसे योगदान दिए हैं जिससे विज्ञान जगत सदैव उनका ऋणी रहेगा, सदैव कृतज्ञ तो रहेगा ही, ऋण भी नहीं शायद उतार पाएगा। और उसमें आपकी सेवा करने का एक जो सौभाग्य आपको मिलेगा, मुझे लगता है मुझे मिलता है इसमें सेवा करने का मौका, तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि मैं भी चाहता था कि ऐसे लोकेशन पे रहूं, है ना। ये वैज्ञानिक बनने का सपना था कहीं? हाँ बिल्कुल था, तो मेरे अंदर था। मैंने ख्याल कब से आया, वैज्ञानिक बनने की सोच कब से आई? जब जैसे मैंने 2015 में बीटेक किया था, उसके बाद 2018 में एमटेक किया था, तो मैं फॉर्म भरते रहता था और बहुत असफलताएं हमने झेली। अच्छा। मैं कभी बीटेक एमटेक के बाद की चीजों पर आपने असफलता झेली है, जो आपने कोई डाउट नहीं है। कहने का सेंस है कि आप ये प्रयास करते रहे थे कि हमको DRDO या फिर ISRO वहां तक जाया जाए, यानी कि हमने कभी अपने टेक्निकल फील्ड को छोड़ा नहीं, मैं निरंतर करते रहा और अभी भी करता हूँ। अभी हमारे साथ के जितने भी पास आउट हैं, मैक्सिमम लोगों ने प्रिपरेशन छोड़ दिया है, सोच रहे हैं कि जो चीज आ गए हैं, जो मिल रहा है वही पर्याप्त है। अच्छा, आप चलिए जो मिल रहा है वही पर्याप्त है, तो इन दिनों आपको क्या मिले, क्या आप कर रहे हैं इन दिनों अभी वर्तमान में? अगर हमारा होगा यही से एक छोटा सा सवाल है। जैसा आपने कहा कि आपके जो साथ तैयारी करने वाले थे उन्होंने बहुत लोगों ने स्कोर दिया, जितना है उस प्लेटफॉर्म पे संतुष्ट है। कुंदन का वर्तमान प्लेटफॉर्म क्या है, क्या कर रहा है वर्तमान में? तो मैं अभी अंबिकापुर में हूँ, छत्तीसगढ़ में, और वहाँ पे मैट्रिक्स JEE एकेडमी है, उसी में मैं अभी फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। यानी आप फिजिक्स के फैकल्टी हैं, JEE की कोचिंग संस्थान जो अंबिकापुर में है, मैट्रिक्स JEE का। इससे पहले भी आपको लगता है कि मोशन में भी आपने? हाँ, इससे पहले मेरा जर्नी रहा है। जब 2018 में मैं IIT धनबाद से एमटेक कंप्लीट किया था। देखिए, खास बात यह है कि मैं तो इस बिंदु पर आने ही वाला था, लोग सब जिन्हें सुने, यानी IIT धनबाद से आप एमटेक हैं, क्या एक बड़ी गौरवपूर्ण संस्था से, एक बड़ा सम्मानित संस्था से। तो वहाँ से एमटेक 2018 में मेरा कंप्लीट हुआ था। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया था राव IIT एकेडमी मुंबई। यानी पहले आपने राव IIT मुंबई ज्वाइन किया, फिर आपको मोशन ज्वाइन किया, फिर अभी आप मैट्रिक्स में ज्वाइन किया। और इससे पहले सबसे पहले जो मेरा हिस्ट्री रहा है वो इसी कोचिंग का रहा है, इंटेलेक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट का, यही का मैं बेसिक स्टूडेंट हूँ। ये तो खैर इंटेलेक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, इस विषय पे तो भी आप फिलहाल वहाँ इसके फिजिक्स के फैकल्टी हैं, और फिजिक्स के फैकल्टी होने के साथ साथ आपके अंदर का जो बचपन से स्वप्न था, या फिर जो आप किशोरावस्था में स्वप्न देखा कि मैं वैज्ञानिक के रूप में अपने को विकसित करूं और विज्ञान की सेवा करूं, भगवान करे आप वैज्ञानिक के रूप में अपने आप को पहचान दिला पाए, एक खास पहचान आपकी बने और हम सबों के लिए गर्व का विषय हो। कुंदन, आप पटोरी यानी जिस व्यवस्था की चर्चा की, आप यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं,
तो अब एक सवाल उठता है कि अभी हम लोग एक नया स्टार्टअप किए हैं, इंटेलेक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट, जेईई और नीट की तैयारी के लिए कदम बढ़ाया है। तो पहले आपसे तो इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूँ, क्या लग रहा है पटोरी की जमीन पर इसका जो जितना आपने देखा है, ये बीज पौधा बन पाएगा जिसमें कि आईआईटी और नीट के फल मिलेंगे? बिल्कुल। किसी भी फसल के लिए दोनों चीज जरूरी है, एक तो जमीन और दूसरा बीज की क्वालिटी। अच्छा अच्छा। क्योंकि अगर बीज भी सही हो और इन्वायरमेंट सही ना हो तो वो बीज भी सूख जाता है, सड़ जाता है। एक तीन बता दिया, जमीन भी, बीज भी और एक पर्यावरण, तीनों को सामूहिक रूप से देखा जाए, सम्मिलित करके अगर आप देखते हैं तो एक वाक्य में अगर बताना पड़े आपको, तीनों को सम्मिलित करके एक वाक्य में बताना पड़े आपको कि पटोरी में क्या नीट, जेईई के बगीचा लगता है? यस, 100% पॉसिबल है। 100%, उसमें 99% भी नहीं। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ इस संदर्भ में कि आपने इस पटोरी को महसूस किया कि 100% पॉसिबल है। एक सवाल आपसे इस जगह पर है, आप तो खैर अभी DRDO जा रहे हैं, मतलब कि जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, अप्रैल में इंटरव्यू है, ईश्वर करे वहां चले जाएं। फिर अभी आप वर्तमान में अंबिकापुर में हैं। अगर इंटेलेक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट कुंदन की सेवाओं को प्राप्त करना चाहता है तो कुंदन किस प्रकार की सेवा इंटेलेक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट को, चूंकि आज तो दुनिया काफी, चूंकि आप लोगों ने तकनीक इतना विकसित कर दिया है कि लोग न रह करके भी कर सकते हैं, तो चलिए, तो किस प्रकार की सेवा कुंदन की हो सकती है? अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मेरा सेवा हमेशा मिलते रहता है यहाँ, लेकिन अगर मैं नहीं होता हूँ तो उसके लिए आजकल तो ऑनलाइन व्यवस्था है, मैं ऑनलाइन भी जुड़ सकता हूँ और काम कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ। यानी आपको इंटेलेक्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट एज ए फैकल्टी महसूस करे ऑनलाइन इसका इसका उपयोग कर सकते हैं। अभी आपने चर्चा की कि आपने धनबाद IIT धनबाद, जो पहले शायद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, उसको IIT धनबाद के नाम से दर्जा मिल गया, उससे आपने एमटेक किया। क्या था एमटेक का सत्र आपका? एमटेक का था 16 से 18 का था। और हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताना चाहेंगे कि आपके विषय क्या है? मेरा थ्रू आउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ही रहा है, लेकिन एमटेक में स्पेशलाइजेशन BLSI का था। अच्छा। अगर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, अपने सुनने वालों, जो स्टूडेंट सुन रहे हैं, उनके अंदर अगर इंजीनियरिंग और नीट की तैयारी के ख्याल आते हैं तो कुंदन का जो अनुभव रहा है, IIT कॉलेज का भी अनुभव है और IIT की तैयारी कराने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने का भी, तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाने का भी अनुभव है। यानी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी आपने सेवा दी है और एक छत के नीचे, IIT के छत के नीचे आपने अध्ययन किया है। तो तैयारी करने वालों को क्या सुझाव होगा संक्षेप में, आप अगर कहा जाए कि जो उनकी बुनियादी चीजें हैं जो एक तैयारी करने वाले को ध्यान में रखें, तो क्या? सबसे पहला जो स्टेप है, चाहे टीचर के लिए हो या स्टूडेंट के लिए या किसी काम को करने के लिए, सबसे पहले आपके अंदर भरपूर ईमानदारी होनी चाहिए अपने प्रति, यानी खुद के प्रति, अपने कर्म के प्रति। यस, यानी पहला आप जो बता रहे हैं, तो यही बहाना होता है किसी तरह की बेईमानी कि अगर आप खुद के प्रति ईमानदार है, बाकी आपको दुनिया क्या बोल रही है, वो क्या ईमानदारी लेके घूम रही है, इस पे आप ध्यान न दें। आपको चोर बोल रहा है, बेईमान बोल रहा है, उचक्का बोल रहा है, ना पढ़ने वाला बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसको आपको मुझे लग रहा है कि उसको सुनने का मतलब है कि आप 100% ईमानदार अपने प्रति नहीं, कुछ परसेंटेज घट जाता है यदि आपको पता चलता है कि बाहर वाले ने आप पर क्या कहा। तो ये आपकी जो ईमानदारी है, इसका अभिप्राय आपने कहा अपना तो एक मूल्यांकन ईमानदारी से करें, दूसरा जो आपने जब मूल्यांकन कर लिया है, जो क्षेत्र चयनित कर लिया है, तो 100% उसमें उसके बारे में ही सोचे। और दूसरा ईमानदारी का जो मुझे लग रहा है कि परिश्रम के प्रति भी आपने ईमानदार बताया है, और अगर 6 घंटा पढ़ सकते हैं, 8 घंटा पढ़ सकते हैं, तो 8 घंटा ही पढ़ना, ये आपकी ईमानदारी है। 7:58 बेईमानी है, 7 घंटा 58 मिनट अगर कहा जाए तो बेईमानी है। अगर आप किसी भी काम को ईमानदारी से करते हैं तो वो काम भी खिल उठता है और आप भी खिल उठते हैं। पहला चीज तो आपने बताया कि आप ईमानदार हैं, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा है कि आप, पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसमें कंटिन्यूटी जरूरी है। अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैं किस तरीके से समझता हूँ, यस, ईमानदारी, कंटिन्यूटी चाहिए। कंटिन्यूटी इस तरीके का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंजीनियर हूँ तो उसके टर्म में बात करता हूँ। जैसे कैपेसिटर है, कैपेसिटर एक एलिमेंट है, उसमें अगर चार्ज स्टोर्ड है तो उसको चार्ज कर दिया गया किसी भी टाइम पर, अगर उसको पाथ मिलता है डिस्चार्ज होने का, तो वो धीरे धीरे टाइम से डिस्चार्ज हो जाता है। इसलिए आपको कंटिन्यूटी बहुत डिस्चार्ज में, यस, आपको रिफ्रेश करने की जरूरत है, यानी कि उसको डिस्चार्ज, तो कंटिन्यूटी यानी कि रेगुलरिटी। और तीसरा है
कि आप नेगेटिव चीजों से बच के रहें, नकारात्मक चीजों से। यस, नकारात्मक चीजों मुझे लग रहा है कि इस संदर्भ में मैं अपनी बात आपसे साझा करना चाहूंगा कि नकारात्मक चीजों से बचने की जरूरत से ज्यादा बेहतर है कि आप सकारात्मक करते रहे। यही कहने का यही एक तरीका है जिससे आप नकारात्मक से आप बच कर सकते हैं, क्योंकि आप जो के पास जो समय है उसमें एक फोर्स तो लगते ही रहता है जो नीचे की ओर लगता है, आपको उठाना है तो आपको ऊपर की ओर लगाना है। और मेरा ये मानना है कि दुनिया में किसी को कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, ये मेरा अपना फीलिंग है, किसको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। मोटिवेशन हमेशा खुद का होता है। और ये आता है बाहर से, केवल एक इंडक्शन आता है। ये जो चलना है मुझे, इसका ये थोड़ा सा प्रेरणा आएगा अंदर, बाहर एक प्रेरणा है, बाहर एक केवल आप में, लेकिन ये जो बात अपने के बाहर तो एक प्रेरणा है, इंडक्शन है, प्रेरक तत्व यानी जो एलिमेंट्स है वो आप में होना चाहिए, तब ही आपको कोई बाहर की प्रेरणा से आपके अंदर का मोटिवेशन जाग पाएगा और आप चल पाएंगे। ये चीजें आपने बहुत महत्वपूर्ण बात। जब मैं बच्चों से मिलता हूँ तो उसको बोलता हूँ अगर जो करना है तो सबसे पहले उसको रियलिटी में जाके देख के आए। जी, जब मैं IIT कॉलेज में इन किया था, जब मैं देखा तो तब मुझे फील आया कि अगर बच्चा एक बार इस कॉलेज को, कैंपस को, इस फैसिलिटी को देख ले, इसके पढ़ाई के क्वालिटी को समझ ले, तो वो 12th क्लास का वेट नहीं करेगा कि IIT में जाने का, वो 10th में ही IIT क्वालिफाई करने की कैपेबिलिटी ले आएगा, इतना मोटिवेशन आ जाएगा। तो ये मतलब मेरा मानना है कि जब भी अगर किसी काम को करना है तो उसकी स्पेशलिटी को आप जानिए। किसी के मुंह से सुनने से, कहीं से पढ़ने से बेहतर है कि आप उसके नजदीक से गुजरिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ वो चीज क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, आपने बताया इसके लिए, और तमाम शुभकामनाएं मेरी है। हम लोग चाहेंगे कि इसको, हमारी जो मुलाकात है इसका वक्त समाप्त होता है, मुलाकात तो होते रहेगी। सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपकी मिली खास है जी। दूसरा है दुआ और आशीर्वाद का ही पात्र हूँ कि, और मुझे तो सब लोग दुआ करें इनके लिए, क्योंकि DRDO में एज ए साइंटिस्ट है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।